नमस्कार, जय श्री राम। टूटता हुआ विपक्ष, यूं कहें कि सिमटता हुआ क्षेत्रीय दल, कुछ अपनी गलतियों के कारण, कुछ चाणक्य नीति के कारण, लेकिन अभी हम बात करेंगे पंजाब की, जहां पर अपनी गलतियां इतनी भारी है कि किसी को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब में अकाल तख्त ने भगवंत मान जी के संदर्भ में जो बातें कही है, उसका राजनीति के ऊपर कितना गंभीर प्रभाव पड़ेगा? क्या पंजाब में मुख्यमंत्री बदलेगा? तो पंजाब के तो ज्ञानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय दीक्षित सर, सारे मामलों पर एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार। आपको और और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। प्रणाम सर, बहुत-बहुत स्वागत है सर। सर, ये तो चेकमेट वाली बात हो गई। हमने तो पहले अनुमान लगाना शुरू किया था कि 18% पर भाजपा खड़ी है, 26, 27, 28% अगर पहुंचती है, तो ऐसा पोजीशन पंजाब में होगा, या तो बीजेपी की सरकार बनेगी या उसके बिना सरकार बनने की परिस्थिति नहीं रहेगी। लेकिन अकाल तख्त अगर ये कह दे कि भगवंत मान गुरुद्रोही, खालसा विरोधी, और ये वीडियो हमने चेक कर लिया है भाई, सही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है एआई है, एक ने और स्टेटमेंट दिया कि क्या सबूत है कि यही भगवंत मान जी है। तो हम इन सभी मुद्दों पर समझेंगे, लेकिन इसका पॉलिटिकल भगवंत मान इम्पैक्ट जी तो आप कैसे स्मार्ट लग देख रहे रहे हैं, हैं? उसमें कोई शक की बात नहीं। इसका पॉलिटिकल प्रभाव क्या होगा कि अब भगवंत मान जी 1 महीने के अंदर इस्तीफा वगैरह देना पड़ जाएगा, क्योंकि केजरीवाल और पार्टी तो अपने आप को बचाएगी ना। अब भाई देखिए केजरीवाल क्या करेंगे क्या पता। केजरीवाल यदि चाहें तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी धार्मिक संस्था जो है उसको कोई अधिकार नहीं है कि शासन के जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का अभियोग चलाए और इसके लिए एसजीपीसी को बर्खास्त किया जाता है। तो ये वो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ थोड़ा-सा मामला अलग तरह का चलता है पंजाब में। जी। एसजीपीसी को इन्हीं लोगों ने इतना चढ़ाया हुआ है, इतना चढ़ाया हुआ है, इतना सर के ऊपर रखा हुआ है कि भई वो सरकारों से ऊपर सरकार है। वो तो जो याद आ जाए आपको अ, जो मध्ययुगीन यूरोप का जो हाल था, जिसमें चर्च हर चीज़ में इंटरफेयर करता था, सत्ताधीशों के साथ में, तो उसी तरह से अभी पंजाब में अभी भी इंटरफेयर करता है। अब आप ये देखें कि ये स्थिति मुसलमानों के साथ भी नहीं है। मुसलमान भी जो है देवबंद चाहे तो किसी आपके नेता को बुला नहीं सकता इस तरह से। यदि उनमें आपस में कोई किसी तरह का साझा विचार हो जाए और नाटक करना हो तो बात अलग है, वरना ऐसे नहीं हो सकता। ये चीज़ जो है ये स्पेशली एसजीपीसी एक्ट और तरह-तरह के जो शगुफ़े क्रिएट किए गए हैं, 1984 भी इसी के कारण हुआ था, इसी के कारण हुआ था। तो वैसे तो कृत्य जो है, जो भी किया है उन्होंने वो निंदनीय है। लेकिन ये जो अकाल तख्त की जो स्पेशल पावर्स हैं, मैं इसके फ़ेवर में तो नहीं हूँ कि अकाल तख्त को कोई स्पेशल पावर होनी चाहिए। हालाँकि कोई राइटिंग में पावर नहीं है, लेकिन चूँकि पंजाब में लोग जो हैं वो चाहते रहे हैं इस तरह से, और मुझे लगता है कि भगवंत मान एक पहला ऐसा व्यक्ति हुआ है जो विद्रोह कर सकता है। विद्रोह कर तो सकते हैं। तो भगवंत मान को और आम आदमी पार्टी को कहना चाहिए कि तू कौन मैं खामखा, आप कौन होते हो हमें बुलाने वाले? तो मुझे लेकिन बड़ी समाज के आशा ऊपर है, तो प्रभाव पड़ेगा मुझे सर। मुझे बड़ी आशा है कि ये जो है, ये राजनीतिक लाभ को नहीं देखेंगे और देश के संविधान को ऊपर रखेंगे। नहीं, आप तो जो कह रहे हो हम समझ में आ रहा है, कान पकड़ के आप कहाँ से कहना चाहते हैं गुरुजी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फिर इसका राजनीतिक प्रभाव तो पड़ेगा, उसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि एक सामाजिक प्रभाव है। अकाल तख्त ने अगर कुछ कहा, तो अगर आम वैसे आदमी पार्टी। अकाल तख्त कोई मानता नहीं है विशेष, वो 10-15% लोग जो है जो अकाली को वोट देते हैं, जिसको पंथिक वोट कहते हैं, वही मानते हैं, बाकी और कोई मानते हैं नहीं। सही बात तो ये यही है। तो मेरा य पंजाब में यही मेरा अब प्रश्न है आप ये सर। देखिए, मुझे ये नहीं पता था अभी तक, जब तक मैंने ये वीडियो नहीं देखा था, तब तक मुझे नहीं पता था कि भाई साहब ने केश कटा रखे हैं। हाँ, मुझे भी पता नहीं था। अब देख के पता चला कि केश कटा रखे हैं। तो केश कटा रखे हैं, इसके ऊपर तो एसजीपीसी ने कभी इनको तनखैया घोषित नहीं किया कि भाई तुम केशधारी सिख नहीं हो। और ये लाफ्टर चैंपियंस नहीं देखा होगा उन्होंने। लेकिन कृत्य तो निंदनीय है ये इस तरह से तो भाई, लेकिन उसके लिए आईपीसी की धाराएँ हैं, उसमें उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा संजय सर, एक 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 ये भी हम सेक्शन देखते हैं। ये बीएनएस का सेक्शन
295 है या 195 है, साला जब से चेंज हुआ है ना तो कंफ्यूज होता रहता हूँ। हाँ, आईपीसी बदल के अब बीएनएस हो गया है, तो चीजें बदल गई हैं। महत्वपूर्ण वो नहीं है सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक और पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर। ऐसे स्टेटमेंट्स का उनकी राजनीति को कितना गेन होगा और केजरीवाल को कितना नुकसान होगा? क्योंकि दोनों तो एक ही तरह के सेक्शन को का वोट शिफ्ट कराए थे, अगर कुमार विश्वास की बात सही है तो। अब बात यूं है कि जैसा पंजाब के लोग कहते हैं कि साहब कि पंजाब के लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा चाव होता है। तो एक्सपेरिमेंट में वो ले आए थे, उन्होंने देखा था कि भाई देखिए कॉमेडियन कैसा होता है, उस कॉमेडियन ने तो पूरे पंजाब की कॉमेडी बना दी। अब जैसा मुझे पता चल रहा है पंजाब के लोगों द्वारा कि साहब कि पंजाब इनको ज़्यादा लंबी रोप देने के मूड में नहीं है, तो फिर से एक नया एक्सपेरिमेंट करेगा। तो सबको ट्राई कर लिया और उस नए एक्सपेरिमेंट के चक्कर में बीजेपी के चांस बन सकते हैं, इसलिए बीजेपी इसमें चुपचाप रहेगी मुझे लगता है और हुँ, उनके कृत्य की भर्त्सना तो कर ही देगी। वो बाकी तो मुझे शुरू लगता करें। है कि एसजीपीसी और आम आदमी पार्टी में जब झगड़ा होगा, तो जो दूसरी पार्टियाँ हैं, वो उसकी नेचुरल बेनिफिशियरी होंगी, ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है उनको कुछ। हुँ, 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 आप हुँ। देखो कि वो बादल परिवार का बादल परिवार का जो पतन था, वो कैसे हुआ था? वो इन्हीं आपके ब्लास्फेमी चार्जेस पे ये सब लगा के ये सब किया गया था। और मज़े की बात ये है कि अभी-अभी तो इन्होंने बिल डाला था, एक क्या था उसपे आजीवन कारावास या मृत्युदंड टाइप की जो सज़ाएँ देनी थी इनको ब्लास्फेमी के लिए। तो अब उस बिल का क्या होगा? मेरे ख़्याल से उसी का शिकार वो हो अभी तो गए हैं। उसका पैसेज लंबित है। तो मुझे लगता है कि तुरंत जो है वो भगवंत मान को प्रायश्चित के रूप में उस बिल को पास करवा लेना चाहिए और मृत्युदंड के प्रावधान कर देने चाहिए, जिससे सबसे पहला मृत्युदंड उन्हीं को हो। ये उनकी जो है वो सच्ची श्रद्धा होगी गुरुओं के प्रति। हुँ। सर बीजेपी ने फाइनली 3 बड़े सिक्कों को चेहरे को आगे किया जिसमें 2 तो कांग्रेसी हैं, एक आम आदमी पार्टी से हरभजन सिंह भी आए हैं आगे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि दाँव रवनीत सिंह बिट्टू जी पर खेला जा रहा है और जिस प्रकार से उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया और ये कहा गया कि भई आप आगे की राजनीति कीजिए। बंगाल में जैसे स्वयं को बीजेपी ने ये साबित किया कि वो बंगाली हैं, मछली भई भी खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब में क्या वो पंजाबी अपने आप को साबित कर पाएँगे इन चेहरों के साथ? क्योंकि बड़ा चेहरा और तो इनके पास कोई है नहीं, तो क्या इसी चेहरे को ये बड़ा बना पाएँगे? देखिए पंजाब की पॉलिटिक्स जो है, वो सब लोग ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी ये पिछलग्गू बन के चलती रही। पंथिक पार्टी थी अकाली दल और जो इन्होंने जो एसजीपीसी के माध्यम से जो पंथ का जो बंटाढार किया, वो सबकी जानकारी में है। इसी अकाली दल के प्रभाव में इन्होंने एसजीपीसी एक्ट में परिवर्तन लाके सहजपंथियों को वापस बाहर कर दिया। गुरुद्वारे सारे के सारे जो हैं वो इनके अड्डे बन गए आपके और एक तरह से चरमपंथियों का जो है वो उनकी पौ बारह हो गई। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं साहब कि जो स्वयं जो सिख हैं वो कहते हैं कि साहब गुरुद्वारा जाने का मन नहीं करता क्योंकि गुरुद्वारों में इन लोगों ने भंडरावालों जैसे की तस्वीर लगा रखी है। कोई भी देशभक्त सिख कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अच्छा ये हुँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी वालों का वैसे तो देशभक्त हैं, लेकिन इनका जो अ, जिसको कहें कि जो टॉलरेंस लेवल है, वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हाई है। अब देखिए कांग्रेस राज में कभी हिम्मत नहीं हुई कि ये गुरुद्वारों में भिंडरावाले की फ़ोटो लगा सके ना और आज 2004 तो से 14 तक नहीं था। मज़े से न केवल लगती हैं, अभी तो एक वो कोई गिरीश महाजन हैं, आपके जो मंत्री हैं, वो खड़े हो गए जाके जहाँ भिंडरावाले की फ़ोटो लगी थी, उस मंच पे जाके खड़े हो गए। भाई कि कैसे हिम्मत कैसे होती है? कि ये हुँ, देशद्रोहियों के साथ में जो आतंकवादी घोषित आतंकवादी है, उसके फ़ोटो के नीचे जाके आप खड़े हो जाओ केवल किस लिए कि साहब की कुछ सेक्शन जो है, पंथिक वोट 10% से ज़्यादा नहीं है ना और वो आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी सही है। तो आप किस लिए उसका तुष्टीकरण करते हो? किस लिए जाके और भिंडरावाला की फ़ोटो के नीचे खड़े हो जाते हो? सर आपने एक देखिए क्वेश्चन कांग्रेस खूब को किया। वोट क्यों देखिए लोग ये कई बार ये सवाल पूछते हैं।
कई बार ये सवाल पूछते हैं कि साहब कि आपका हरमंदिर साहब का जो जिसको कहते हैं कि साहब उसका अपमान किया, वो कांग्रेस सरकार ने किया, लेकिन उसके कांग्रेस को लगातार की जनता लगातार चुनती रही। अमरिंदर सिंह जो है वो टोटल एंटी खालिस्तान प्लान पे 2-2 3-3 बार चीफ मिनिस्टर बने। टोटल एंटी खालिस्तानी प्लान पे। तो आपको क्या परेशानी है? खालिस्तान के विरोध में वहाँ की अधिसंख्य जनता है, जिसमें सिखों का भी बड़ा तबका शामिल है। खालिस्तान की जितनी भी सपोर्ट आती है वो केवल और केवल जट सिखों से आती है, और जट सिखों में से भी एक छोटी-सी माइनॉरिटी से आती है। वो आजकल अमृतपाल के पीछे है। तो बीजेपी ने क्लियर स्टैंड खालिस्तान के खिलाफ दिल्ली में तो लिया, पंजाब में नहीं लिया कभी भी। ट्रू ट्रू। ये जो सर कंफ्यूजन है अगर इनका, आप सुनिए, मैं चेन मिला जी रहा हूँ। अब अगर आप एक बिल्कुल एंटी खालिस्तानी व्यक्ति यानी रवनीत सिंह बिट्टू को आप आगे लाते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। वो जो कांग्रेसी वोट कांग्रेस को जो जाता था, जिसमें अधिसंख्य हिंदू शामिल थे। हिंदू क्यों वोट देते थे कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस ही एंटी खालिस्तान स्टैंड लेती थी। अब खैर राहुल गांधी आ गए हैं, तो राहुल गांधी तो उनका तो मामला अलग ही है। उन्होंने तो सारे स्टैंड चेंज कर दिए कांग्रेस के। तो अब अकेले लड़ेंगे, बिट्टू को सामने रख के लड़ेंगे। बिट्टू के दादा पूरा जो खालिस्तान का जो मूवमेंट था उसको खत्म करने का यदि किसी को श्रेय है, तो बिट्टू के दादाजी को, बेत सिंह जी को और केपीएस गिल को है। बिल्कुल। दोनों और खालिस्तान के घोर विरोधी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिट्टू को आगे करके चुनाव लड़ेगी जनता, तो हिंदू भी साथ में आएंगे, और ये जो आपका जो मजहबी तबका है, हिंदुओं का विशेषकर से जो हिंदुओं का जो मजहबी तबका है, वो भी साथ में आएगा, और बीजेपी जो 18% है इसको ऊपर ले जाके 25-30% तक ले जा सकती है। और आगे अभी ये भी देखना है कि भाई आम आदमी पार्टी से जिनका मोह भंग होगा वो किधर जाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अकाली दल अमृतसर के साथ चले जाएंगे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का राइज जो है वो 28 से, इसमें सर नायब सिंह सैनी के फैक्टर को आप कितना देखते हैं? नायब सिंह सैनी का बहुत बड़ा फैक्टर है। नायब सिंह सैनी का फैक्टर उन लोगों के साथ में रेजोनेट कर रहा है जो अच्छी सरकार चाहते हैं, और वो जब अपने मुख्यमंत्री को देखते हैं या अपने से पिछले वाले मुख्यमंत्री को देखते हैं, पिछले मुख्यमंत्री जो थे वो अमरिंदर सिंह जी थे, उससे पहले सुखबीर बादल थे। इन सारे मुख्यमंत्रियों को जब देखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं, जो भाजपा की जो परंपरा है अधिकतर मुख्यमंत्रियों की, उनके अनुसार वो 18-18 घंटे काम करने वाले, सबके लिए उपलब्ध रहने वाले ऐसे मुख्यमंत्री पंजाब ने देखे नहीं है। राजधानी एक है, सबको दिखाई पड़ता है साफ-साफ कि देखो हरियाणा में ऐसे है, पंजाब में ऐसे है। फिर नायब सिंह सैनी बॉर्डर बड़ी कम्युनिटी है, सिखों में भी और हिंदुओं में भी। उसके तो 2 तरह के इसमें एक वो मिल रहे हैं। एक तो आप ये समझ लीजिए कि ये एंटी खालिस्तान जिनका विचार है, जो दोबारा एक खालिस्तानी इंसर्जेंसी को हावी नहीं होने देना चाहते, एक तरह के एक तो उस तबके के लोग हैं, और दूसरे जो हैं जो काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहते हैं, काम करने वाली सरकार चाहते हैं।
बीजेपी की बदनामी इसलिए भी बहुत हुई क्योंकि वो लगातार अकालियों के साथ रहे और अकाली आप जानते हैं किस तरह से काम करते थे, तो सरकार तो अकालियों की ही होती थी। अकाली के। इनके जो लोग होते थे वो उनके पिट्ठू बन के चलते थे, तो इन लोगों की जो छवि बन गई वो उसी तरह की बन गई। तो जब अकालियों को लॉस हुआ तो इनको भी लॉस हुआ। अब कुछ समय से अलग हैं और हरियाणा का असर पंजाब पर पड़ रहा है और बिट्टू जैसे को आगे करके चलेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कुछ कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ट्रिक क्वेश्चन सर, तमिलनाडु वाली गलती या फिर तमिलनाडु वाला अंतरात्मा का ज्ञान तो अचानक नहीं मिलेगा कि जहां अकालियों को नहीं लेना चाहिए, जल्दीबाजी के चक्कर में अक्सर ये करते हैं, जैसे तमिलनाडु में एआईएडीएमके को लेकर के किया कि सारा कुछ नवनीत सिंह बिट्टू जब सब कुछ कर दे, सब कुछ ये हो जाए। आपने ऑलरेडी 3 सिख चेहरे अब हो गए, अपने तो अध्यक्ष भी बनाया, वो भी कांग्रेस से हैं, हरभजन सिंह आए, आपने लंबी चौड़ी मीटिंग की, आपने बात की कि हाँ भाई आप उठाओ कन्वर्जन का मामला, हमारी तरफ से ना उठे, तो वो भी धीरे-धीरे पिच हो जाएगा। और अंतिम मोमेंट में अगर ये वो गलती कर बैठे कि जो अकालियों के साथ चले गए, तो उसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? कांग्रेस की वापसी हो सकती है फिर? फिर तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यानी मुझे भाजपा जीतेगी अकेले, अगर जीतना है तो। मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, क्योंकि आज ही मैं समाचार देख रहा हूँ कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं नवंबर में। तो अब इन्होंने अन्नामलाई को जब अलग किया था, तो 7-8 महीने पहले ही अलग कर दिया था। वो निर्णय बहुत पहले ले लिया गया था। तो ये जो निर्णय लिया गया है, ये अंतिम निर्णय लगता है मुझे। मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कोई परिवर्तन की कोई संभावना होगी। जब 7-8 महीने वैसे बचे हैं आपके चुनाव को, तो 7-8 महीने पहले लिया हुआ निर्णय आमतौर पे बदला नहीं जाता। और ये कई बार कह चुके हैं कि हम अकेले जाएँगे। वहाँ इन्होंने कभी नहीं कहा था कि वो अकेले जाएँगे विधानसभा चुनाव में। ठीक है। ये थोड़ा-सा अंतर करने की आवश्यकता है। सर, चलते हैं थोड़ा बंगाल की तरफ। अंतिम समय में एक नई पार्टी जो त्रिपुरा में थी, वो पार्टी में टीएमसी के लोग मिल गए। अब कहा जा रहा है कि यूसुफ पठान ने कहा उन्हें बड़ा दुःख हुआ जब महुआ मोइत्रा गुजरातियों को गाली दे रही थी और ये बात चुभ गई यूसुफ पठान को। हालाँकि आप तो सारी किताब पढ़े हुए हैं, वैसी तो कोई बात है नहीं। लेकिन ये हुआ क्या सर टीएमसी के साथ? कुछ नहीं, आखिरकार है तो गुजराती। आखिरकार है तो गुजराती। हाँ। अच्छा, ये ठीक है, यूसुफ को चुभी। सियोनी को ऐसी कौन-सी बात चुभ गई सर? सयानी को कोई तो ब्रांड? सयानी को तो सीधे जो है वो कैलाश पर्वत से मैसेज आया कि ये जो तूने मक्का मदीना बोला है, ये बहुत गलत हुआ है, तो तुरंत प्रायश्चित कर। तो उसने प्रायश्चित स्वरूप ये किया। अब बंगाल का भविष्य सर, क्या अगर मर्जर नहीं भी होता है तब भी 41% वोट शेयर तो टीएमसी के पास है ही, तो बाकियों का क्या होगा सर? मैं 41% नहीं मानता। हम तो ये पे पूरी तरह से अपना सिस्टम रिवाइज़ कर चुके हैं। हम सिस्टम ये रिवाइज़ अच्छा, कर चुके हैं कि 2021 में जो हमारा आपका जो अनुमान था वो सही था। सही था। और वास्तव में 2021 में भी बीजेपी ही जीती थी। ये गुंडागर्दी से, बदमाशी से पूरा आपके वोट चोरी, चुनाव ये सारा काम तृणमूल ने करके और पूरा जो रिज़ल्ट था वो चुराया था 2021 का। वास्तव में अगर देखा जाए तो इनके वोट शेयर इस बार भी दिख रहा है 41%, और दिख रहा है 41% क्योंकि जो भय का जो एक बोलते हैं ना रेज़िडुअल इफ़ेक्ट, हुँ, तो वो जो रेज़िडुअल इफ़ेक्ट गया थोड़ा ही था। हुँ, ठीक बात। वरना आज भी आप जो सबसे बड़ी अ अ, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, दोनों में मिला के 64 सीटें हैं। तो उन 64 सीटों में से आप 29 सीटें लाए हो, भयमुक्त होगा ना, तो उस हुँ, दिन आपकी 29 तो बहुत दूर की बात है, 9 नहीं मिलेंगी।
और ये जो तो 80 सीटें मिली हैं, ये 80 सीटें ये 30 क्रॉस करने को तड़प जाएंगे। हालांकि तो हम लोग ये फालता अवश्य को है हम कि लोग स्टैंडर्ड मान। अब जो रीअलाइनमेंट होंगे और जिस तरह से तृणमूल टूटी है और लेफ्ट आगे आएगी, तब तो तृणमूल तो मेरे ख्याल से एक भी सीट निकालने में तरस जाएगी। इसकी इसकी ये स्थिति होने वाली है। इस बार भी आप देखिए, जब ममता बनर्जी स्वयं हार गई तो और क्या कहा जा सकता है। तो वो इस ब्लेम कर रीअलाइन सकती है एसआईआर को, लेकिन एसआईआर से क्या अंतर पड़ा है? जो सबसे अधिक जो 10 एसआईआर की जो जीते हैं, उसमें से 9 तो ममता के नाम पे है, ममता टीएमसी के के जीते। नाम पे है। हम्म, और जो आंकड़ा भी निकाला गया था कि साहब कि कौन, जहाँ एसआईआर के जो कटे हैं, जो डिलीटेड हैं, उससे कम अंतर से जो सीटें जीती गई हैं, उसमें 26 और 21 हैं। तो यदि अनुपात देखा जाए तो ओवरऑल विजय का जो जीती हुई सीटें हैं, उनके अनुपात में देखा जाए, तब तो भाई अनुपात में तो टीएमसी बेटर है। टीएमसी बेटर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वैसे अब आपने 80 सीटें जीती और 80 सीटों में से 21 सीटें ऐसी हैं जिसमें डिलीटेड से कम अंतर आपका है, और उन्होंने 200 सीटें जीती, 200 से ऊपर, और उनका 26 है, तो उनका तो 1/8 26 से, आपका तो 1/4 से भी ऊपर है। 1/4 से ऊपर है। सर ऐसे सिचुएशन में अगर हम फाल्ता को ही अब अपना स्टैंडर्ड मान ले, जो कि हम लोग 2021 उसी हिसाब से सरप्राइज हो रहे थे कि कैसे हार गया, तो ऐसे सिचुएशन में अब विपक्ष ही नहीं बचा है। हम ये तो मान के चलने कि अब ये कोई भी अलायंस कर लें, आपस में जुड़ जाए, माइनस हो जाए, प्लस हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो क्या विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है सर कि अब वही इंडिया में चुनाव जीत सकता है जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और इन सब के कॉकटेल पे चलेगा? तो फिर कांग्रेस या ये इकोसिस्टम के पत्रकार इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो उदय भी होगा, जो स्पेस भी बीजेपी के लिए अगर खाली करना है, तो राष्ट्रवादी पार्टी ही खाली कर सकती है। जैसे अन्नामलाई तमिलनाडु में चले गए, बोला कि हम तमिल अस्मिता और राष्ट्रवाद के कॉकटेल पे लड़ेंगे। उससे पहले आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी एक और सुपरस्टार पवन कल्याण का रिवाइवल उसी पिच पे हुआ। तो जब पिच बदला है तो विपक्ष के लोग क्यों नहीं समझ रहे फिर? नहीं, समझ गया बिल्कुल, क्या बात करते हैं आप? राहुल गांधी जी आज सवेरे ट्रेन में बैठ गए होंगे कोटा जाने के लिए, वहाँ वो उन्होंने कहा है कि ये जो पुराने लोग हैं सब बेकार हैं, अब हम केवल जेन ज़ी से संवाद करेंगे। जात-पात सब उन्होंने छोड़ दी। अब वो जो ओके। है वो जात जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो ओबीसी कम देख रहे हैं, वो केवल जेन ज़ी देख रहे हैं। तो वो जेन ज़ी के लिए गए, वो कोटा गए। कोटा में जाके वो जो कोचिंग वाले हैं, उनसे मिलेंगे और फिर वहाँ पे ज्ञान देंगे। हो सकता है कोई फ्री कोचिंग सेंटर भी खोलें। मैं तो राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ कि आप पूरे देश में फ्री कोचिंग सेंटर खोलिए, और उसका जो है वो पूरा आयोजन जो है उसको वो फैसल खान को उसका आप वो बनाइए, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर, और कहिए कि साहब कि हम पूरे देश में फ्री कोचिंग कराएँगे और जेन ज़ी हमारे साथ आए। अब ये अलग बात है कि उस फ्री कोचिंग में कितने लोग जॉइन करेंगे या नहीं करेंगे, वो मैं नहीं कह सकता, उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जेन ज़ी तो कल यहाँ पे भी थी, जेन ज़ी वर्सेस जेन ज़ी हो गया। अभिजीत दीप के थप्पड़ पड़ गया। लगता है करारा थप्पड़ उनके पड़ा पड़ा सर। और सहला आप रहे हो, ऐसी क्या बात? नहीं, मैंने इसलिए सहलाया क्योंकि इम्पैक्ट यहाँ तक दिख रहा था, मतलब थोड़ा झटका सा लगा। हालांकि मुझे लगा कि केजरीवाल टैक्टिक्स को अपनाया जा रहा है, क्योंकि गुरु तो आध्यात्मिक गुरु टाइप तो वही थे, लेकिन हमेशा नहीं, नहीं, राहुल नहीं, गांधी। नहीं, नहीं, स्वतः स्फूर्त था वो। अच्छा, स्वतः स्फूर्त था। ठीक है, स्वतः स्फूर्त ही मान लिया जाए। मेरा प्रश्न ये है, राहुल गांधी हमेशा डिले क्यों होते हैं? कोटा कोचिंग सेंटर के कोलैप्स होने की खबरें तो 2 साल पहले से ही शुरू हो गई थी कि कोटा का इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग सेंटर अब वहां से छोड़ के जा रहे हैं, स्टूडेंट कम हो रहे हैं। तो जब सब कुछ खत्म हो रहा है कोटा में और हर तरफ फैल रहा है वो, तो अब वो कोटा में क्यों जा रहे हैं? ये तो समझना थोड़ा-सा डिफिकल्ट है। मैं उनको तो मैं बिहार आपसे आना सहमत चाहिए। हूँ। उनको पटना जाना चाहिए था। उनको पटना आना पटना चाहिए। पटना जाके और फैज़ल खान से मिलना चाहिए था, और फैज़ल खान को अपना शैडो एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहिए उनको। बीच में उन्होंने चलाया था ना कॉन्सेप्ट शैडो मिनिस्टर्स का, तो वो शैडो एजुकेशन हुँ। मिनिस्टर फैज़ल खान को बनाएँ, जिससे वो उसी तरह की जो है वो उम,
उसी लेवल का एजुकेशन सबको दे सके। अब ओके। जो उसके लेवल का भी जो एजुकेशन है वो मेरे ख्याल से राहुल गांधी के एजुकेशन से तो थोड़ा बहुत बेटर ही होगा। थोड़ा बहुत तो बेटर ही हो जाएगा, फिर तो दिक्कत ही हो जाएगा, फिर तो और उसको भी समझ में नहीं आएगा, फिर कम्युनिकेशन गैप नहीं, ही रह मतलब जाएगा। वो दरोगा बनने लायक तो हो जाएंगे ना। अरे नहीं सर, आपको इंटरेस्टिंग बताते हैं कि दरोगा की बहाली में भी जो ऑफलाइन में सबसे अधिक रोशन सर के पास ही लोग पढ़ते हैं, और रोशन सर ने ही सबसे अधिक रिजल्ट दिए। लेकिन दरोगा में 10th लेवल तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, और बिहार में 10th तक कोचिंग जो है अपने अपने जिले में लोग पढ़ते हैं, और वहां भी कोचिंग सेंटर वैसे ही है। इसलिए मैंने कहा कि कोटा सिस्टम से ज्यादा जटिल कोचिंग सिस्टम बिहार में है, जिसे समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ का जेनजी बहुत खतरनाक है सर, वो राहुल वो तो गांधी है। को हो सकता है समझा देगा। यहाँ का जेनजी राहुल राहुल गांधी को समझा देगा। तो राहुल गांधी को समझा दिया ना, 6 सीटें दी 60 में से। हाँ, तो मूल प्रश्न वहीं पे सर कि फिर आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जिसकी कहते हैं विचारक लोग अपने आप में बात करते हैं, निरंकुशता आ जाएगी सर सरकार में, फिर कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, टोकने वाला नहीं रहेगा। हुँ। नहीं, नहीं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जी ने जो नया जेन ज़ी के ऊपर जो प्रयोग कर आरंभ किया है, मुझे पता नहीं किस ट्रेन से गए हैं वो, अभी मैं चेक कर लेता हूँ उनका ट्रैवल प्रोग्राम। अच्छा, ट्रेन से जा रहे हैं? हाँ, लेकिन उसका अगर असर ट्रेन जो है, उसका जो असर है, वो और कहीं आया ना आया हो, हमारे अशोक जी पे तो आ गया है, अशोक गहलोत जी पे। हाँ, अशोक गहलोत जी ने बोला कि इंदिरा होती तो बैन कर देती। सोचिए आप, तो बैन नहीं मतलब की राहुल थी। गांधी से कह रहे हैं कि बैन करो, कम से कम प्रॉमिस करो बैन करने की, जिससे उनका अरे तो जहाँ-तहाँ भी खत्म हो जाए। हाँ, तो बैन ठीक है, प्रॉमिस भी कर देंगे, उसके लिए सत्ता में चाहिए, नंबर चाहिए। नंबर नहीं है, सत्ता में नहीं है, कुछ है नहीं है। दूसरी बात ये सर कि जब इंदिरा गांधी भी थी तो संघ पे कहाँ बैन लगा पाई थी? ये इंदिरा गांधी की गलती थी, तब हिंदुत्व नहीं था। अब हिंदुत्व नहीं, नहीं आया है, तब था अभी हिंदुत्व, हिंदुत्व जो तब है तब वो वो इंदिरा गांधी के साथ था। अरे हिंदुत्व भाई तो था तब भी। हम तो अशोक जी की बात कर रहे हैं ना, जो अशोक जी कह आज रहे हैं। वो उनका भी स्पीच डिले का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, अशोक जी ने कहा है कि भई उस समय हिंदुत्व नहीं था, इसलिए इंदिरा गांधी ने नहीं किया। आज यदि इंदिरा गांधी होती और ये हिंदुत्व जिस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हुँ, हिंदुत्व तो बड़ा खतरनाक है ना, हुँ। हिंदू को हिंदुत्व में तो जाना ही नहीं चाहिए। हिंदू को तो पूरी तरह से सेक्युलर बना देना चाहिए। ये अलग बात है कि सेक्युलरिज़्म का कॉन्सेप्ट जो है, वो स्टेट के लिए है। लेकिन यहाँ जो है वो हर हिंदू को सेक्युलर होना आवश्यक है, ये ऐसा कहना है अशोक जी को। देखिए क्या है कि अशोक जी से जब बात कीजिए ना तो समझ-बूझ के किया कीजिए, ऐसे नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपने अशोक गहलोत जी को जो है अपने अंदर कुछ ज़्यादा आत्मसात कर लिया है, और ज़्यादा अच्छा अशोक गहलोत भी इतना अच्छा अपना मिमिक नहीं कर पाएँगे। ख़ैर ठीक है, अशोक गहलोत जी जो कर रहे हैं, लेकिन उनका तो प्राइम ऑब्जेक्टिव सर राहुल गांधी को साथ में लेकर के सचिन पायलट को हटाना है ना, बीजेपी को तो हटाना है नहीं। उनका ये अब एकमात्र उद्देश्य रह गया है, जो दिग्विजय सिंह ने किया, वो मैं भी करूँगा। हुँ, दिग्विजय सिंह ने कहा, "अच्छा, हमको नहीं राज्यसभा दोगे? हुँ। मीनाक्षी को जिता लोगे, देखते हैं।" नहीं जीतने दिए। इसी तरह से अशोक जी कहते हैं कि अच्छा, हमको साइडलाइन करोगे, हुँ? सचिन पायलट को आगे करके मुख्यमंत्री बनवा दोगे, देखते हैं कांग्रेस कैसे जीतती है। एक बात पक्की है, अशोक जी स्वयं जीत पाएँ या ना जीत पाएँ, कांग्रेस को पकड़ के नीचे लाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने 2 बार दिखाया है, दिखाया है। हाँ, ब बिल्कुल। 2 बार दिखाया है। 3 बार जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो तीनों बार जोड़-तोड़ से बने वो। ये फैक्ट है सर। आपने बिल्कुल फैक्ट बोला। तो मतलब हुड्डा बनने की क्षमता तो उनके अंदर है ही। तो मैं बार-बार यही कहता हूँ दर्शकों कि बीजेपी को बर्बादी का कारण मत बोलिए। ये लोग स्वयं अपनी बर्बादी का कारण है, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना वाइड स्पेस ओपन है, जहाँ बीजेपी से प्रबल राष्ट्रवादी पार्टी आ भी सकती है, सफल भी हो सकती है, अगर आप लाना चाहें तो मतलब वो कांग्रेस नहीं हो सकती, एक नई पार्टी ही देनी पड़ेगी। भले वो शैडो में हो, लेकिन लाना पड़ सकता है, तो वैसे हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी समाजवादी पार्टी इनके भरोसे नहीं होगा। सर, आप शो में आए सर, और आपने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की, उसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर।
प्रणाम, चरण स्पर्श। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।